अब देखो पहले क्या हुआ था, 8000 से 1000 साल बिफोर क्राइस्ट। उसमें क्या था, जो पंजाब में जो काउस थी, कोई काउ तो भाई भैया बढ़िया। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा चैप्टर ऑफ डिस्कशन है जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा इसके कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट ही इसके याद होने चाहिए, बाकी लर्न करने की चीजें यहाँ पे नहीं आई थी। सिर्फ आपको डिसऑर्डर याद करने हैं भैया, ऑटोजोमल डिसऑर्डर कैसे होते हैं और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कैसे होते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको मेंडल और मॉर्गन का, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स में बेटा आप क्या पढ़ते हो, इनहेरिटेंस पढ़ते हो, वेरिएशन पढ़ते हो, है ना। इनहेरिटेंस और वेरिएशन में क्या फर्क है, हेरिडिटी क्या होती है। तो जेनेटिक्स में आप दो चीजों पढ़ोगे, एक तो हेरिडिटरी और एक वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होती है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर जनरेशन से जनरेशन पास हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आपकी मम्मी से, आप में, आपसे, आपके बच्चों में, है ना। तो वो जो है उसको हम बोलेंगे हेरिडिटी। वेरिएशन क्या है, आप आपके भाई बहन से कैसे डिफरेंट हो, है ना, आप आपके कजिन से कैसे डिफरेंट हो। वेराइटी यानी कि वेरिएशन, डिफरेंस कहाँ है, ठीक है, किसी की नाक छोटी है, किसी की नाक लंबी है, तो ये सब क्या है, आपके भाई बहन में जो भी आपके अंदर डिफरेंस है, कजिन्स में, वो सब वेरिएशन होता है, ठीक है, वो है वेराइटी। वैरायटी ऑफ डिफरेंस उसको आप लर्न कर लेना वेरिएशन से, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होती है, जो प्रोसेस ट्रांसमिट हो रही है आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आई, यानी कि इनहेरिट हो रही है, आपके अंदर आ रही है, ठीक है। आपकी मम्मी का नोज और आपका नोज सेम है, तो वो क्या हो गया, प्रोसेस जिससे आए वो हो गया इनहेरिटेंस। और आपके जो बहन भाई के अंदर और आपके पेरेंट्स के अंदर किसी के भी अंदर डिफरेंस है, ठीक है, आप कई बार अपनी शक्लें उनसे सेम सेम मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती, कई लोगों में, है ना। तो जब सेम सेम कुछ चीजें फीचर्स आपके मिल रहे हैं, उनके घुंघराले हेयर्स हैं, आपके भी घुंघराले हेयर्स हैं, तो वो तो इनहेरिटेंस हो गया, है ना, जिस प्रोसेस से वो आए। और आपके बीच में जो भी डिफरेंस है, वैरायटी ऑफ डिफरेंस है, उसको आप बोलोगे वेरिएशन, ठीक है। इनहेरिटेंस अपने अंदर ले लिया, ठीक है, कोई भी फीचर हो गए, कलर हो गया, आपके हेयर्स का स्ट्रक्चर हो गया, आपके नेल्स का स्ट्रक्चर हो गया, सेम टू सेम, वो इनहेरिटेंस हो गया, जिस भी प्रोसेस से वो आए। वेरिएशन उसमें के अंदर क्या डिफरेंस है ना, सबकी शक्लें अलग अलग क्यों है, तो वो वेरिएशन हो गया। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो दो चीजें करता है, एक तो हेरिडिटी और एक वेरिएशन, ठीक है। इसी की वजह से हमारे अंदर क्या डिफरेंस आता है, और हम अपने जो बच्चे हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन, है ना। तो जी क्या है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये पता है आपको, ठीक है। अब आती है वेरिएशन। वेरिएशन मैंने बता दिया, कितनी बार बोला, आपको लर्न हो गया होगा, वैरायटी ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अलग अलग क्यों है सब चीजें, एक तो है पेरेंट्स, पेरेंट्स से प्रोजेनी में आपके कैरेक्टर ट्रांसफर हो गए, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिफरेंस कितना है, ये होता है वेरिएशन। आपके मम्मी पापा और आप में कितना डिफरेंस है, आपके जो बहन भाई है उसमें आपके कितना डिफरेंस है, कि या आप सब लोग अलग अलग हो, है ना, कितने, आपकी हाइट छोटी है लंबी है, उनके कैसे हेयर्स हैं, आपके कैसे हेयर्स हैं, है ना, उनके नेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके नेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जितना भी डिफरेंस है ना, डिग्री ऑफ डिफरेंस, इसको तुम वेरिएशन बोल दोगे। ये कब आता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो हूबहू कितनी भी प्रोजेनी बना लो चाहे तुम, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी तो लिमिटेड बनेगी, लेकिन वेरिएशन बढ़िया होगा, है ना, वैरायटी ऑफ डिफरेंस होंगे, सब अलग अलग होंगे, ठीक है। तो वो किससे आता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, मेल के गैमीट्स बनेंगे, फीमेल के गैमीट्स बनेंगे, दोनों का फ्यूजन होगा, और जो चाइल्ड बनेगा वो अलग ही बनेगा। दोनों की 50-50 कैरेक्टर्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। बाकी कंट्रीब्यूशन दोनों का 50-50 रहेगा, मेल गैमिट का भी और फीमेल गैमिट का भी, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है कौन सा जीन उनके अंदर डोमिनेट है, तो फिनोटाइप कैसे होगा। तो ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, और ये बढ़िया वैरायटी फॉर्म में डिफरेंस लेके आता है, इसलिए हम ज्यादा चूज करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अच्छा, किसके थ्रू होता है, गैमिट्स के थ्रू होता है। अब देखो जी, अब देखो पहले क्या हुआ था, 8000 से 1000 साल बिफोर क्राइस्ट। उसमें क्या था, जो पंजाब में जो काउस थी, कोई काउ तो भाई भैया बढ़िया लंबी तगड़ी थी, ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग थी। कोई काउ छोटी थी, ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन बढ़िया था, इम्यूनिटी डाउन थी। तो क्या जो बढ़िया मिल्क प्रोडक्शन वाली काउ थी
और जिसके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी, जो स्ट्रोंग नहीं थी, उनका क्रॉस करवा दिया। ठीक है भैया, एक स्ट्रोंग वाले का एक वीक वाले के साथ क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। एक के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा है, एक के अंदर कम है, एक के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है, एक के अंदर इम्यूनिटी कम है, तो उसका क्रॉस करवा दिया। पहले उनको थोड़ी ना पता था कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है, गैमीट्स ऐसे पास होते हैं, तो वो क्रॉस करवाते थे। ठीक है, तो उन्होंने जैसे क्रॉस करवाते गए, उसके बाद एक बढ़िया काउ प्रोड्यूस हुई जिसकी इम्यूनिटी भी अच्छी थी, मसल भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग थी, और क्या, मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़िया था। देख रहे हैं ना इनका अडर साइज कितना बड़ा है। तो ऐसी वाली काउ कहां पे क्रॉस करवा दिया। ठीक है भैया, एक स्ट्रोंग वाले का एक वीक वाले के साथ क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। एक के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा है, एक के अंदर कम है, एक के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है, एक के अंदर इम्यूनिटी कम है, तो उसका क्रॉस करवा दिया। पहले उनको थोड़ी ना पता था कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है, गैमीट्स ऐसे पास होते हैं, तो वो क्रॉस करवाते थे। ठीक है, तो उन्होंने जैसे क्रॉस करवाते गए, उसके बाद एक बढ़िया काउ प्रोड्यूस हुई जिसकी इम्यूनिटी भी अच्छी थी, मसल भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग थी, और क्या, मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़िया था। देख रहे हैं ना इनका अडर साइज कितना बड़ा है। तो ऐसी वाली काउ कहां पे थी, पंजाब में, जो हाइब्रिड वैरायटी उन्होंने बनाई अपने खुद ही क्रॉस कर करके, उसको बोलते हैं साहिवाल काउस। ठीक है, तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है। अब आता है एलील्स। सबसे पहले मेंडल ने बताया था भैया, इसका फैक्टर्स बताया था उसने, एलील नहीं बताया था उसने, फैक्टर बताया था कि कोई जीन होता है, उसके अंदर दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, वो दो होते हैं अलग अलग। जैसे कि उसने फैक्टर्स बताए कि एक जीन है, उसके दो एलील होते हैं, एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, पर ये पेयर में ही होंगे। हो सकता है दोनों बड़े बड़े वाले डोमिनेटिंग एलील साथ साथ हो सकता है एक बड़ा एलील हो, एक छोटा एलील हो। ठीक है, हो सकता है दोनों ही छोटे एलील हो। ठीक है, जब दोनों बड़े एलील हैं, दोनों सेम सेम है, उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। होमो का मतलब सेम, देखो यहाँ पे दोनों सेम सेम एलील है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, तो आपको पता ही है बायोलॉजी में क्या यूज होता है वर्ड, हेट्रोजाइगस। ठीक है, और जब दोनों छोटे वाले हों तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। छुटकू वाले जो एलील है उसको रिसेसिव बोलेंगे, बड़े वाले को डोमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों साथ आ गए, अब जब हम क्रॉस करवाएंगे आगे, तो ये दोनों अगर साथ आएंगे ना, तो भैया इसमें बड़े वाले की चलेगी। आप देखो अपने घर में जो बड़ा बच्चा होता है, डोमिनेटिंग होता है, तो उसी की चलती है ना। छोटे बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ जिद्दी है, इसका नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ बड़े वाले एलील की चलेगी। ये इसके इफेक्ट को मास्क कर देगा, मार देगा ये। ठीक है, ये मारेगा नहीं, मतलब वो मास्क कर देगा इसके इफेक्ट को, इसका मतलब ये है, मतलब छोटे वाले की नहीं चलेगी। बड़ा वाला प्रेजेंट है तो छोटे वाले का प्रेजेंस हो चाहे मत हो, इफेक्ट तो बड़ा वाला ही आएगा। टोल है तो टोल ही होगा। ठीक है, छोटू वाले की छुटकू वाले की कब चलेगी, जब छुटकू वाले दो पेयर में होंगे। ठीक है, और बड़े वाला पेयर में हो चाहे ना हो, चाहे सिंगल हो, तब भी उसी की चलेगी, तब भी वो टोल फिनोटाइप ही देगा। ठीक है, चलो फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या फर्क होता है। फिनोटाइप आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, आपकी हेयर्स की स्ट्रक्चर है ना, और जो स्ट्रक्चर है जो अपन नेकेड आई से देख सकते हैं, वो फिनोटाइप हो गया। प्लांट है, ग्रीन फ्लावर है, येलो फ्लावर है, रेड फ्लावर है, ये सब बाहर से तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, ये है फिनोटाइप। जीनोटाइप जीन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो पेयर ऑफ एलील्स हैं, जीन्स हैं, वो कैसे हैं भैया, उसके अंदर डोमिनेट एलील प्रेजेंट है, या फिर वो हेट्रोजाइगस है, या फिर वो रिसेसिव है, कैसा है वो, ये सब चीजें कैसे पता चलती है जीनोटाइप से। जेनेटिक जो अरेंजमेंट होता है ना, वो होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप फिनोटिपिक अरेंजमेंट, जो एक्सटर्नल बॉडी अरेंजमेंट होती है, वो होता है फिनोटाइप। ठीक है, अब चलते हैं, अब देखो मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। किसने दिया था, ग्रिगर जोहन मेंडल ने। 1856 से 1863 तक बेचारे ने 7 साल मटर के प्लांट के ऊपर ही काम किया था। क्यों काम किया था भैया, मटर के प्लांट की 3 मंथ की लाइफ साइकिल होती है, 3 मंथ में ही उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, उसके बीज बन जाते हैं, और बेचारे की लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। तो उसको लगा कि मटर के प्लांट पे लूंगा तो मैं बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा, है ना। तो उन्होंने 7 साल इस पे काम किया, हाइब्रिडेशन करके देखी, किसके ऊपर, गार्डन पी के ऊपर। अब उन्होंने जी 7 कैरेक्टर लिए और 2 ट्रेट लिए। कैरेक्टर जिसकी हाइट हो गई प्लांट की, ट्रेट जिसकी हाइट है, हाइट के अंदर 2 ट्रेट हो सकते हैं बेटा, एक तो टोल हो सकती है हाइट, और एक हो सकती है ड्वार्फ। या तो अपना प्लांट लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ये हो गया ट्रेट। ठीक है, प्लांट की हाइट कैसी है, ये हो गया कैरेक्टर। प्लांट का कलर कैसा है, ये भी कैरेक्टर हो गया, है ना।
प्लांट के कलर में कौन कौन सा कलर हो सकता है, वो ग्रीन हो सकता है, वो येलो हो सकता है, वो हो गया ट्रेट। ये अभी मैं आपको लर्न करवाऊंगी, बट फिलहाल आपको यही लर्न करना है कि मेंडल्स ने 7 कैरेक्टर और 2 ट्रेट के ऊपर काम किया था। जितने भी 7 कैरेक्टर हैं तो उनका हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट, ठीक है। 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज उसने फॉर्म की थी। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग यानी कि प्योर वेराइटीज उसने ली थी। प्योर वेराइटी क्रॉस कराते गए, ये टोल वाला प्लांट है, ये भी टोल वाला प्लांट है, इसका क्रॉस करवा दिया। जब तक टोल वाला प्लांट नहीं आया तब तक क्रॉस करवाते गए। चलो अब देखा, अगर नहीं करवाते ट्रू ब्रीडिंग तो क्या डिफरेंस होता? जिसकी ये टोल वाला प्लांट है, ये भी टोल वाला प्लांट है, इसको क्रॉस करवा दिया, क्या पता भाई ये हेटेरोजाइगस हो, आगे जाके इसकी जो प्रोजेन है उसमें एक छुटकू सा प्लांट आ जाए और सारे बड़े आ जाए। तो मेंडल ने तब तक क्रॉस करवाया जब तक अपने पास प्योर वैरायटी नहीं आ गई टोल की। ऐसे ही ड्वार्फ की भी प्योर वैरायटी उसने कर, उसके बाद उसने क्रॉस करवाया और तब रिजल्ट दिया अपना, है ना। ये मैंने बता दिया भैया, 2 ऑपोजिट ट्रेट होते हैं, एक तो टॉल होता है, एक ड्वार्फ होता है। सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन क्या? जैसे कि प्योर वेराइटीज, जैसे कि यहीं पे है मेल और फीमेल आपका वही, और अगर आप दूसरे से लेके आओगे, अपने चॉइस का लेके आओगे पोलन ग्रेन और अपनी चॉइस की फीमेल रखोगे तो वो तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, तुम अपनी मर्जी से करवा रहे हो ना। सेल्फ पॉलिनेशन खुद करे प्लांट, ठीक है, बट प्योर लाइन के अंदर करवाया। जब तक प्योर लाइन नहीं आ गई ना तब तक। सेल्फ क्या होता है बेटा? एक तो या तो उसकी ही प्रोजेनिस उसको क्रॉस करवा दो तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, दूसरे वाले की प्रोजेनिस से तुम लेके आओगे, खुद का करवाओगे, है ना, तो वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन उसकी प्रोजेनिस से, अगर F1 प्रोजेनी है तो उसी से क्रॉस करवा दो। अब देखो मैं आगे बताती हूँ, समझ आ जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन इतनी कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। मेंडल ने स्टैटिकल एनालिसिस क्या करा? अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें स्टैटिक्स यूज की और मैथमेटिकल लॉजिक यूज किए, ठीक है जी। सैंपल लार्ज साइज प्रोड्यूस हो रहे थे, एक प्लांट है उसमें बहुत सारे बीज प्रोड्यूस होंगे ना, तो सीड्स बहुत सारी वैरायटी में फॉर्म होंगे, तो सैंपल उसने लार्ज लिया था, ठीक है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया। अब ये कहोगे मैम पहले तो आप सेल्फ पॉलिनेशन कह रही थी, अब आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कह रहे हो, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसका जो नेक्स्ट जनरेशन का जो बेबी प्लांट आएगा उसी को हम उसी की प्रोजेनी से क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन उसने क्या करवाया? अपनी चॉइस के प्लांट, अगर उसको टॉल चाहिए तो टॉल वाला ले लिया, ड्वार्फ चाहिए तो ड्वार्फ वाला ले लिया, ठीक है, अपनी चॉइस का किया उसने क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो अपनी मर्जी से ह्यूमन बींग्स की जो प्रेजेंस में हो उसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलेंगे, या उसमें आप बैगिंग यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, पिछले चैप्टर का है ये। यहाँ पे मैं छोटी छोटी टर्म्स नहीं समझाऊंगी, ये रिवीजन वाला है लेक्चर, ठीक है। अब देखो, सीड जो है सेप है, उसके 2 चीजें हो सकती है, या तो सीड आपका राउंड हो सकता है या आपका रिंकल्ड हो सकता है, तो ये तो ट्रेट हो गए। जैसे हाइट टोल हो सकती है और ड्वार्फ हो सकती है, वो ट्रेट हो गया, और हाइट क्या एक कैरेक्टर है। ऐसे उसने 7 कैरेक्टर लिए, कौन कौन से लिए? सीड की शेप कैसी है, सीड कौन से कलर का है, फ्लावर कौन से कलर का है, पोड शेप कैसी है, पोड कलर कैसा है, फ्लावर की पोजीशन का है, एक्सियल पे है, टर्मिनल पे है। देखो जी, ऐसा हो सकता है आपका सीड, या तो फिर ऐसा हो सकता है। सीड का कलर या तो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। फ्लावर का कलर या तो वॉयलेट हो सकता है या फिर व्हाइट हो सकता है। ये जो आप मटर छीलते हो पोड शेप ऐसी हो सकती है या फिर कॉन्स्ट्रक्टेड हो सकती है। ऐसे ही ग्रीन हो सकता है पोड का कलर, येलो हो सकता है, फ्लावर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी चीजें, तो ये सारे ट्रेट हैं, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन कहाँ पे है भैया? एक्सियल के ऊपर है या फिर टर्मिनल के ऊपर है, टर्मिनल के ऊपर है या फिर एक्सियल के ऊपर है, ठीक है। स्टेम की जो हाइट है वो टोल है या ड्वार्फ है, ये तो आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें उसने करी, 7 कैरेक्टर और 2 ट्रेट हर एक का, ठीक है। टोटल ट्रेट कितने हो गए? 14 ट्रेट हो गए। टोटल कैरेक्टर 7 कैरेक्टर, ठीक है। अब उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया मेंडल जी ने? एक तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करेंगे हम, प्योर ब्रीडिंग करवाते जाएंगे जब तक टोल नहीं आएगा ना, ये पूरा टोल प्योर, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दूसरे वाले को हम ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाना है ना, तो इस वाले को क्रॉस करवाना है, तो जब तक स्मॉल टी नहीं आएगा ना, प्योर वेराइटी नहीं आएगी, तब तक क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो ट्रू ब्रीडिंग करी जब तक होमोजाइगस नहीं आ गए ना, ये वाले तब तक उन्होंने क्रॉस करवाए। उसके बाद उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी प्योर आ गया, ये भी प्योर आ गया, दोनों प्योर है बिल्कुल। पूरा टोल, पूरा अंदर से भी टोल है और बाहर से भी टोल है, और ड्वार्फ वाला बाहर से भी ड्वार्फ है और अंदर से भी ड्वार्फ है। ऐसी वेराइटी ली उन्होंने, है ना। उसके बाद उनका क्रॉस करवाया और फिर क्या मिला? एक तो डोमिनेंट वाला एलील और एक रिसेसिव वाला। अब देखो,
ये कोई बीच का फिनोटाइप नहीं आएगा, ये आएगा टोली। मैंने क्या बोला था, डोमिनेंट एलील की ही चलेगी घर में, है ना, जो डोमिनेटिंग इंसान है उसी की चलेगी घर में। तो चाहे छोटे वाला प्रेजेंट हो चाहे ना हो, आएगा टोली। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा वाला टी है वो छोटे वाले टी का जो इफेक्ट है उसको मास्क कर देगा। ठीक है, छोटे वाला टी बेचारा कभी इफेक्ट दिखा पाएगा जब वो अकेला होगा, बेचारे दोनों पेयर में होंगे तभी। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट बता दिया, ये पीछे कितनी बार बताया है ना, टीटी होता है। होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी और हेट्रोजाइगस टी, लेकिन इसका जो फिनोटाइप है वो आएगा टोली। ठीक है, क्योंकि बेचारे छोटे वाले एलील की बड़े वाले के सामने नहीं चलेगी, ये याद रखो। ठीक है, अब आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसने दिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया। क्या लिया, एक ही कैरेक्टर। भैया हाइट का है तो सिर्फ हाइट ले लिया, कलर का है तो सिर्फ कलर ही, हाइट ले लिया उसने। चलो भाई, हाइट के जो हैं जीन क्या होते हैं, टी ले लिया। चलो, इसके एलील की फॉर्म क्या हो सकती है भैया, एक तो बड़ा टी हो सकता है, एक छोटा टी हो सकता है। ये वाले बड़ी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला छोटी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब फीमेल ले ली, ये मैंने ऐसे ही बना दिया यहाँ पे, लेकिन क्रॉस तो मेल और फीमेल में ही करूंगी ना। उन्होंने ये नहीं बताया भैया मैंने बड़ा टी फीमेल का लिया, छोटा टी मेल का लिया, ऐसा नहीं बताया। अब डबल टी मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, भैया एक मेल और फीमेल होगी। ठीक है, हो सकता है फीमेल का ये हो सकता है मेल का ये हो, कोई पता नहीं है, लेकिन जो F1 प्रोजेनी आएगी वो टोली आएगी, क्योंकि इसने यहां से गैमीट बनाया अपना, एक ही प्रकार का तो गैमीट बनाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, तो एक ही बनेगा टी, इसमें भी दोनों सेम है तो एक ही स्मॉल टी बनेगा। अब इनका क्रॉस करवा दिया तो क्या रेशियो आया, बड़ा टी और छोटा टी। अब प्लांट तो टोल ही आएगा क्योंकि बड़े वाला टी प्रेजेंट है, तो आ गया हेट्रोजाइगस। F1 की अब सेल्फिंग करवा देंगे। ये जो F1 प्रोजेनी आई थी ना, पहली जनरेशन की जो प्रोजेनी आई थी, पहली जनरेशन का जो प्लांट हुआ था, उसी से क्रॉस करवा दिया हमने, उसी से, उसी के प्रोजेनी से। तो F1 की सेल्फिंग करवा दी, मतलब उसी की प्रोजेनी से करवा दी। ठीक है, ठीक है, अब देखो F1 सेल्फिंग ये करवा दी, ये करवा दी। ठीक है, सेल्फिंग का मतलब जो F1 की जो जनरेशन की प्रोजेनी उन्हीं के भाई बहन से उनकी क्रॉस करवा दिया, मतलब प्लांट से। ठीक है, अब ये क्रॉस करवा दिया, इसके गैमीट भैया यहाँ पे दो हैं तो दोनों बनेंगे, एक तो बड़ा टी और एक छोटा टी। यहाँ पे भी दो है, एक दो बड़ा टी एक छोटा टी, दोनों गैमीट्स बनेंगे। अब आते हैं इनकी क्रॉस पे, क्रॉस करवा दिया, ये गैमीट इधर ले लिया, एक गैमीट इधर ले लिया, है ना। डिपेंड करता है भैया, यहाँ पे चलो मेल के ले लिए तो यहाँ पे फीमेल के गैमीट ले लिया। अब क्रॉस करवाओ भाई, ये आएगा तो टोल आएगा, ये आएगा तो भी टोल आएगा, ये आएगा तो भी टोल आएगा, और ये ड्वार्फ होगा। अब देखो पनेट स्क्वायर ने क्या कहा भैया, एक साइंटिस्ट थे उनको दया आई, है ना, कि क्या ये बायोलॉजी वाले ऐसे ही कर रहे हैं बिना मैथ्स बिना स्टेट्स के, उनके लिए कुछ इजी सा स्क्वायर बनाया जाए, है ना, जिसके अंदर उनके प्लांट्स की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो वाले जीनोटाइप फिनोटाइप उसके अंदर वो दिखा सके, है ना। अब जी पनेट स्क्वायर जी ने अपनी हेल्प करी इसके लिए। फिनोटाइप क्या भैया, तीनों के तीनों टोल है तो 3 आ गया रेशो, और एक ड्वार्फ है उसको अलग कर दो, तो फिनोटिपिक रेशो मोनो हाइब्रिड का क्या होगा, 3:1। 3 जो प्लांट है वो टोल होंगे और एक होगा ड्वार्फ। ठीक, अब जीनोटाइप क्या हो सकता है, जीनोटाइप भैया जो हूबहू सेम सेम दिख रहे हैं वही तो हम क्रॉस में ले रहे हैं। तो ये देखो एक इसके जैसा तो ये इकलौता ही है, तो एक आ गया टोल, है ना, टीटी। अब ये देखो हेट्रोजाइगस, ये अलग अलग काउंट होंगे, ये 2 और ये वाला छोटा 1, तो 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशो फिनोटाइपिक रेशो 3:1। ये देखो मैंने आपकी जो है एनसीईआरटी है उसका डायग्राम लिया हुआ है, ये सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे मैंने ये पढ़ाया है। ये बॉक्स बना रखे हैं 4, ये सेम टू सेम ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे इसने फ्लावर और प्लांट आपका दिखा दिया है। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट। टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेटे, बैक क्रॉस के एग्जाम्पल है। बैक क्रॉस नाम से ही समझ जाओ, बैक क्रॉस। देखो जी, ये जो प्रोजेनी है आपके पास F1 वाली, इसको बैक क्रॉस करवा दो। बैक क्रॉस यानी कि अपने पिछले वाली जनरेशन से क्रॉस करवा दो, जो बच्चा है ना उसके उसके पेरेंट से क्रॉस करवा दो, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, उसी के पिछले जनरेशन के रिसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस करवा दो, उसका रिसेसिव जिसके पास दोनों एलील रिसेसिव हो उसको बोल देंगे। मतलब ये वाला जो टी है, टी है, इसका स्मॉल टी वाले के साथ करवा दो, होना चाहिए रिसेसिव। तो ये टेस्ट क्रॉस की कंडीशन है। बैक क्रॉस तो चलो
कोई भी प्रोजेनी हो उसका किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दो, वो तो हो गया बैक क्रॉस, यानी कि पिछले जनरेशन के साथ उसका क्रॉस करा दो, उसके मम्मी पापा के साथ। लेकिन टेस्ट क्रॉस क्या होता है, उसके मम्मी पापा के साथ तो क्रॉस करवाओ, लेकिन मम्मी पापा हो चाहे मम्मी हो, वो क्या होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए। ठीक है। टाइप ऑफ बैक क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस, ये मैंने समझा दिया। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप विद रिसेसिव पेरेंट टू नॉन इट्स जीनोटाइप। ठीक है, ये देखने के लिए यूज करते हैं हम कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है F1 का, जैसे कि वहां पे टीटी था, उसका उसके पेरेंट के साथ इसलिए क्रॉस करवाते हैं क्योंकि हमें देखना होता है कि जो पेरेंट है उसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है। अब देखो टॉल और ड्वार्फ का करवा दिया, किसके साथ, ड्वार्फ के साथ क्रॉस। ये नहीं है, ये क्रॉस है, इसका मतलब F1 इंडिविजुअल का पेरेंट रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दिया ये। ठीक है, इसको बोल देते हैं टेस्ट क्रॉस। अब देखो ये टेस्ट क्रॉस, ये छोटू छोटू वाला है WW, और इधर WWO आ गए, तो उनके साथ क्रॉस करवा दिया। अब इसका गैमेट तो बेटा एक ही बनेगा, बड़ा वाला W, क्योंकि सारा यही तो है, तो ये पूरा यही बनेगा। अगर ये दोनों डोमिनेट एलील है ऐसे वाला, और चुटकू चुटकू से तुम क्रॉस करवाओगे, तो ऑब्वियसली ये सब में ही जाएगा, सब में ही जाएगा। देखो यहाँ पे बड़ा वाला, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सारे के सारे या तो टॉल होंगे, और यहाँ पे तुमने वॉयलेट लिया है तो चलो कोई नहीं, ये वॉयलेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हर एक प्रोजेनी में जाएगा, चारों की चारों में ही जाएगा, इसलिए 100% वॉयलेट हो गया। ठीक है। और अगर तुम हेट्रोजाइगस लेते हो, हेट्रोजाइगस लेते हो तो क्या होगा भैया, 50% होगा वॉयलेट और व्हाइट। ठीक है, वॉयलेट और व्हाइट। अगर WW पूरा डोमिनेट ले रहे हो तो पूरे 100% आएंगे, क्योंकि दूसरे वाला तो पेरेंट तो तुम्हें रिसेसिव ही लेना है। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर F1 है वो भाई डोमिनेट के अंदर है या फिर वो हेट्रोजाइगस है, या प्योर डोमिनेट है या हेट्रोजाइगस है। अगर प्योर डोमिनेट होगी तो 100% रिजल्ट आएगा अपने पास। अगर प्योर नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसके पास हाफ आएगा। कितना आएगा, हाफ आएगा। ठीक है, तो ये दिमाग वाली बात है ऑब्वियसली यार, अगर उसके पास दोनों डोमिनेट एलील है तो वो 100% रिजल्ट देगा F1 वाला। अगर उसके पास दोनों डोमिनेट नहीं है, 50-50% है, 50% वाला बड़ा है और 50% वाला छोटा एलील है, तो ऑब्वियसली वो 50% ही तो रिजल्ट देगा, वो थोड़ी ना सारा बना सकता है, क्योंकि पेरेंट तो अपना रिसेसिव है, पेरेंट तो बेचारा रिसेसिव ही लिया है तुमने, उसके पास तो डोमिनेटिंग एलील है ही नहीं। ठीक है। अब आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तुम मेंडल ने क्या क्या बताया था भैया, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था भैया, कौन से एलील की चलेगी वो बताया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, भैया गैमीट्स बन रहे हैं तो 50% मेल और 50% फीमेल, या फिर 50% बड़ा वाला गैमीट, 50% छोटा वाला गैमीट। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की भैया दोनों के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है सेग्रीगेट होने की, गैमीट्स बनने की वो। और लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, ये इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मतलब जो करेक्टर हैं वो कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। मेंडल ने क्या कहा था कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, एलील होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, बस। तो वो यही है कि जो आपके एलील हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर्स हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होता है, पेयर। जैसे कि जो बड़ा वाला टी है वो बड़े वाले टी के साथ भी हो सकता है और छोटे वाले टी के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही छोटा वाला टी अपने छुटकू वाले टी के साथ भी हो सकता है और बड़े वाले टी के साथ भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा, कंडीशन क्या है कि भैया पेयर में होंगे। किस में होंगे, पेयर में होंगे। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि भाई चाहे तो डोमिनेटिंग एलील छोटा हो, छोटे के साथ हो, चाहे डोमिनेटिंग एलील बड़े के साथ हो, चलेगी बड़े वाली डोमिनेंट की ही, एलील की ही। तो छुटके वाले टी के साथ हो तो वो छुटके वाले टी को इफेक्ट को मास्क कर देगा और चलेगी सिर्फ टी की, बड़े वाले टी की। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देख रहे हो, वन पेयर डोमिनेंट हो या फिर सेकंड पेयर रिसेसिव हो, चलेगी बड़े वाले उसकी ही। फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, ये 3:1। ठीक है, इसमें हम एक में ही काउंट करेंगे क्योंकि इसका फिनोटाइप है वो भी टोल होगा और इसका भी टोल होगा। ठीक है, अभी मैंने करवाया था ये। एक्सेप्शन क्या है कि भैया ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस जैसी चीजें भी आ गई है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, क्योंकि बायोलॉजी बिना एक्सेप्शन के तो है ही नहीं। अब चलो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि भैया चल नहीं रही, किसकी, एलील्स की, है ना। इसका मैं बाद में करवाऊंगी, पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लो। ठीक है, एलील जो है वो पेयर में है, सेग्रीगेट होगा वो एक दूसरे से इक्वल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, गैमीट्स रिसीव होंगे और वो इक्वल प्रोबेबिलिटी से क्या होगा,
अलग अलग होगा। जैसे कि ये छोटू छोटू टी है तो 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। बड़ा वाला टी इसके साथ है तो 50% टी इसका बनेगा, 50% इसका बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये आ गया। जो कंप्लीट डोमिनेंस तो क्या भैया, जो बड़ा वाला टी है उसी की चलेगी अगर हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पे क्या है कि जो F1 जनरेशन है उसका जो फिनोटाइप है वो उसके किसी पेरेंट से मैच नहीं हो रहा। किससे? उसके किसी भी पेरेंट से मैच नहीं हो रहा, यानी कि डोमिनेंस से चली ही नहीं, ना मम्मी की चली ना पापा की चली, डोमिनेंस हो ही नहीं रहा। जैसे कि ये है, मैंने आपका एग्जाम्पल लिया है, ये देखो एक फ्लावर तुमने ले लिया रेड और एक ले लिया फ्लावर तुमने व्हाइट, ठीक है, उससे आया तुम्हारा पिंक कलर। भैया पेरेंट तो रेड और व्हाइट है और पिंक कैसे आ गया? मतलब ना तो मम्मी जैसा प्लांट बन रहा और ना ही पापा जैसा प्लांट बन रहा है ना, बन रहा है कुछ हो रही। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, देखो अब इसकी सेल्फिंग करवाओगे तो तुम क्या बनेगा, रेड बन गया, ये रेड बन गया, और जहां पे दोनों एलील है ना वहां पे किसी की नहीं चली। मतलब एक बड़ा वाला ले एक छोटा वाला ले, किसी की भी नहीं चल रही, तो वहां पे तो आएगा पिंक पिंक, और जहां पे दोनों छुटकू छुटके हैं वो तो व्हाइट ही बनाएगा, और जहां पे दोनों बड़े हैं वहां पे रेड बनाएगा। तो कंप्लीट रेड, इनकम्प्लीट पिंक। जहां पे कंप्लीट डोमिनेंस हो रहा है वो तो रेड फिनोटाइप बनाएगा, ठीक है, और जहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है वो पिंक बनाएगा। जहां पे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जहां पे वो है जीनोटाइप है वो वहां पे पिंक बनाएगा। एग्जाम्पल क्या है, ड्रैगन फ्लावर, डॉग फ्लावर, और ये एंटीहेरियम। ठीक है, ये याद कर लेना आप। अब इसका फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो दोनों सेम होते हैं, किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ये क्वेश्चन आ सकता है भैया, क्या होता है 1:2:1, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम, किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अब कोडोमिनेंस क्या होता है भैया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो चलो मान लिया भैया किसी की नहीं चली, ना मम्मी की ना पापा की। कोडोमिनेंस भैया कहते हैं कि कंबाइन होके फिनोटाइप देंगे, तेरा भी फिनोटाइप होगा और मेरा भी होगा। को फॉर कंबाइन, मम्मी पापा दोनों की चलेगी। ये सब किस में होता है? आपके ब्लड ग्रुप में होता है। किस में होता है? ब्लड ग्रुप में होता है। मान लो जैसे कि ये ब्लड ग्रुप है आपका, मैं इधर समझाती हूँ सर। चलो मतलब कि चलो मम्मी का ब्लड ग्रुप है ये, तो एलिल्स तो पेयर में होंगे, तो ये छोटा वाला आई रिसेसिव होता है। ठीक है, मान लो मम्मी का ब्लड ग्रुप है बी, इनका क्रॉस करवा दो तो फिनोटाइप कैसा आ सकता है? ये भी आ सकता है। तो जिस भी प्रोजेनी का ये फिनोटाइप आएगा वो क्या एग्जांपल हो गया? कोडोमिनेंस हो गया। मतलब एक तो मम्मी तो चलो उसकी मान ली तुमने, ए ब्लड ग्रुप भी मान ली, पापा तुमने बी ब्लड ग्रुप की मान ली, प्रोजेनी आई किसकी आई? ए बी ब्लड ग्रुप की, दोनों कहा गया। ठीक है, ये क्या हो गया? कोडोमिनेंस हो गया। अच्छा जी, इसमें एक चीज हो रहा है, मल्टी एलील। मल्टी एलील, अब तक तो मैम आप कह रही थी कि मेंडल ने बोला था कि 2 एलील होते हैं, पेयर में होने चाहिए। अब आप मल्टीपल एलील, बेटा जो 2 एलील से ज्यादा जो एलील है उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील। यानी कि यहाँ पे कितने एलील है आपके पास? एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों एलील मिलेंगे किसमें? ब्लड ग्रुप में। ठीक है, तो मल्टीपल एलील का एग्जांपल क्या है आपका? ब्लड ग्रुप एग्जांपल है ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप। ठीक है, F1 जनरेशन मैच विद बोथ पेरेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था? जो F1 जनरेशन थी वो जो पेरेंट्स हैं उनसे मैच नहीं कर रही थी भैया। पेरेंट तो रेड और व्हाइट थे और प्रोजेनी थी पिंक, तो वहां पे मैच नहीं कर रही थी। ये कह रहा है भैया दोनों पेरेंट्स से मैच करेगी। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप बता दिया भाई, आई जिन रिस्पॉन्सिबल होता है, 3 एलील होते हैं इसके, ए बी और आई वाला बेचारा रिसेसिव होता है, इसकी नहीं चलती। अगर ये दोनों साथ आ गए, इसकी चल गई, तो बनाएगा ये ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगी अलग से आपके लिए। एक तो मैं पीडीएफ लेके आऊंगी उसकी क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वो समझाऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद मैं एमसीक्यू के फॉर्म में जो क्वेश्चन लेके आऊंगी, भैया फादर का ये ब्लड ग्रुप है, मदर का ये ब्लड ग्रुप है, बताओ प्रोजेनी का क्या ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अलग से करवाऊंगी आपका, एक अलग से लेक्चर आएगा उसके देख लेना। ठीक है, अभी ये वो क्या है, रिवीजन पर्पज के लिए है। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास ब्लड ग्रुप आने की। ठीक है, और ए और बी है उनके ऊपर अलग अलग शुगर प्रेजेंट होती है, कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है अभी याद नहीं रखना है। और ये जो है छोटू वाला, इसके ऊपर कोई शुगर नहीं, बेचारे के पास है ही नहीं मीठा। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, आप एक जीन का तो तुमने पढ़ लिया भैया, एक कैरेक्टर में पढ़ा रही थी उसको तुम बोल रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। भैया फिनोटाइप तो उसका 3:1 आ जाता था, जीनोटाइप 1:2:1 आ जाता था। ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी कि दो जो जीन है उसकी पढ़ेंगे हम, दो जीन्स कैसे अपना काम करेंगे, है ना। तो भाई देखो, एक तो ले लिया तुमने कलर, एक ले लिया शेप, दो चीजें हो गई ना यहाँ पे, दो कैरेक्टर ले लिए तुमने।
ठीक है, वहां पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर था, वो क्या था, वाइट था, सॉरी हाइट थी वहां पे, है ना। तो टॉल और ड्वार्फ एक ही कैरेक्टर था, यहाँ पे दो दो है, कलर भी और शेप भी। भैया सीड का कलर कैसा होगा उसके लिए अलग जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, और सीड का शेप कैसा होगा भैया, राउंड हो सकता है और रिंकल हो सकता है, वो अलग जीन करेगा। पर दोनों जीन एक दूसरे पे कोई हावी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होंगे। इसीलिए डाइहाइब्रिड क्रॉस थे, मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला भी लो दिया था, वो आगे पढ़ेंगे हम। बस यहाँ पे तुम याद रखो कि जो कलर वाला जीन है ना, उसका कोई असर नहीं होगा शेप वाले पे। शेप अपना अलग काम करेगी, राउंड बनना है उसको, रिंकल बनना है। कलर अपना अलग काम करेगा, येलो बनाऊंगा कलर और ग्रीन बनाऊंगा, इसका अलग जीन होगा, इसका अलग जीन होगा। बस दोनों को साथ रखती है। ठीक है, चलो आगे। जो प्योर येलो होगा, प्योर राउंड होगा, तो येलो वाले का तो प्योर ये, और प्योर राउंड वाले का ये फिनोटाइप होगा, मतलब डबल आर बड़ा वाला, छोटू वाला रिंकल्ड और ग्रीन, रिसेसिव वाला क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन। अब बना दिया ये प्योर गैमीट्स, ये बना दिए। एक बड़ा वाला आर ले लिया, एक बड़ा वाला वाई ले लिया, यहाँ पे भी एक छोटू वाला आर, एक छोटू वाला वाई। प्रोजनी क्या आएगी, ये आ गई F1 प्रोजनी। गैमीट्स का तुम क्रॉस करवाओगे, ये वाले जो गैमीट्स हैं इनका क्रॉस करवाएंगे तो प्रोजनी तो यही आएगी। वहां पे तुम्हारा टी आ रहा था, यहाँ पे तुमने दो ले लिए, तो भैया एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है तो तुम्हारे ये प्योर ही, तो आएगा तो यही, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे भी टी एक बड़ा था एक छोटा था F1 में, यहाँ पे भी यही, एक बड़ा और एक छोटा, बस वाई को और ले लो। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना नीट तुमसे क्वेश्चन टी करके ही पूछेगा, कुछ और पूछ लिया तो उसने, है ना। तो चलो, ये आ गया आपका F1 जनरेशन। ठीक है, अब F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा भैया, बड़ा वाला राउंड है तो सीड तो राउंड ही होगा, और बड़ा वाला वाई है तो भैया येलो ही होगा। डोमिनेटिंग से ये क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है इसका फिनोटाइप, तो क्या हो गया, राउंड और येलो हो गया F1 का फिनोटाइप। इसके बाद इसकी सेल्फिंग करवाएंगे, अब आएगा अपने पास बढ़िया तरीके से रेशो, है ना। चलो, इसके गैमेट्स भैया देखो जी, इसका इससे क्रॉस करवा दो और इससे करवा दो, आर बड़ा वाई आर छोटा वाई, फिर छोटे वाला जो आर है इसका इसके साथ और इसका एक बार इसके साथ करवा दो, चार बन गए। ऐसे ही सेम इसका यही है, ये इसका इससे और फिर ये। ठीक है, वैसे ही छोटे वाला आर बड़े वाले वाई के साथ है एक बार, देखो, और एक बार छोटे वाले वाई के साथ, एक बार बड़ा वाला आर बड़े वाले वाई के साथ, एक बार बड़ा वाला आर छोटे वाई के साथ। और इससे ज्यादा और प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास, है। देखो यहाँ पे करवा देती हूँ मैं दोबारा से, अगर तुम्हें ना समझ में आए, एक बार इसके साथ करवाओ, ठीक है, और फिर दूसरे वाले के साथ करवाओ, आर आर वाई वाई, ऐसे ही छोटे आर के एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, बन गए गैमीट्स, है ना। चार मेल ले लो, चार फीमेल ले लो, है ना। अब देखो गैमीट्स ये ले, गैमीट्स को ऐसे पनट स्क्वायर में तुमने लगा दिया, ये हो गए चार इसके फीमेल के, और ये हो गए मेल के गैमीट्स। ठीक है, अब क्रॉस करवाओ, 4 × 4 कितनी प्रोजेनी आएंगी, 16 आएंगी। ठीक है, देखो जी, जहां पे डोमिनेटिंग वाला एलील है आर वाला, वहीं पे येलो येलो है आपका। देखो, एक येलो, दो येलो, तीन येलो, चार येलो, पांच येलो, छह येलो, सात, आठ और नौ। तो नौ तो अपने पास क्या हो गया, राउंड और येलो हो गए, बड़े वाले फिनोटाइप, जहां पे बड़ा वाला आर बड़ा वाला वाई है। अब देखो, अब देखो छोटे आर और बड़ा वाई है यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो रिंकल्ड और येलो कहाँ पे है भैया, है तो ये और बड़ा वाला येलो ये ले लिया इसने। तो ये ऐसे कितनी जगह पे है, तीन जगह पे है। ठीक है, अब ग्रीन, राउंड तो शेप है लेकिन है ग्रीन, है ना। तो वाई वाला छोटा है और राउंड तो शेप है, ये कितनी जगह पे है बेटा, तीन जगह पे। ठीक है, तो तीन हो गया, और सिर्फ एक ग्रीन और रिंकल्ड ये तो एक ही दिख रहा है यहाँ पे, तो वो हो गया 1। तो कितना रेशो आएगा, 9:3:3:1, ये तो आ गया फिनोटाइपिक। बाहर से कैसे दिख रहे हैं, 9 एक जैसे दिख रहे हैं, तीन एक जैसे, फिर तीन एक जैसे, और एक बचा लास्ट में रिसेसिव वाला, वो 1। ठीक है, तो ये तो हो गया फिनोटाइपिक रेशो। अब आता है जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो अंदर से अरेंजमेंट कैसी है, अंदर से अरेंजमेंट कैसी है, जैसे कि देखो जी, इसके अरेंजमेंट और इसके अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इसके अरेंजमेंट और इसके अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो सेम सेम वाले साथ लेंगे तो उसका रेशो आएगा बेटा क्या, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। इसको हम, आपका जो जीनोटाइपिक रेशो था मोनोहाइब्रिड का, ऐसे निकाला था तुमने 1:2:1। अब डाई हाइब्रिड में क्या है, दो है, तो
उस वाले क्रॉस को मोनोहाइब्रिड वाले को दूसरे मोनोहाइब्रिड के साथ क्रॉस कर दो, आ जाएगा डाईहाइब्रिड का। क्या आ गया? 1:2:1, 2:4:2, 1 और 2:1, ये आ गया। अब तुम्हें अगर डाईहाइब्रिड का क्रॉस निकालना है F1 प्रोजेनी का, तो कैसे निकालोगे? 3:1 आ रहा था फिनोटाइपिक रेशो, है ना, तो निकाल दिया तुमने। क्या फिनोटाइपिक? 9:3:3:1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपको, चलो कोई नहीं, मोनो का पता है तो दो मोनो मोनो को मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया डाई का फिनोटाइप। अगर आपको जीनोटाइपिक रेशो निकालना है तो दो मोनो का जीनोटाइपिक रेशो मल्टीप्लाई कर दो यार, आ जाएगा रेशो। ठीक है, ये तो तुम्हें याद हो ही गया होगा अगर नीट की तैयारी करो। अब नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे निकालते, इसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगी PYQ सेशन में अलग से, है ना। तो नंबर ऑफ गैमीट्स भैया 2 की पावर लगा दो तुम n, मतलब कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस हैं, यानी कि ये कितने प्रोजेनी में प्रेजेंट है, ये कितने प्रोजेनी में हेट्रोजाइगस है, उतनी ही पावर लगा दो। यानी कि 3 है तो 2 की पावर 3 लगा दिया। अगर अब चलो ये एग्जाम्पल ले लो, कितने हैं प्रोजेनी में, कितने हैं 4, तो 4 लगा दिया। चलो कोई नहीं मैम, ये तो बहुत ही सिंपल है, चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये लगा लो तुम, हैं अभी भी क्या है, छोटू वाला डी, तो 4 हो गए, 2 के 4, 2 की पावर 4 आ गई, यहाँ पे वो आ गया आंसर। ठीक है, आपके पास कोई भी दे देंगे भैया कि ये प्रोजेनी है आपके पास, क्या A2 है, छोटू A2 है, ऐसे दे दिया, ऐसे आज तक दिया नहीं है। B2 है, छोटा B2 है, C2 है, छोटा C2 है, तो कितने हो गया, 2 की पावर 3। ऐसे कुछ भी दे देंगे भैया, ये प्रोजेनी है, ये प्लांट है, जो भी है, तुम ये बता दो इसमें कितने नंबर ऑफ गैमीट्स बनेंगे, तो जितना नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है उतने नंबर ऑफ पावर तुम लगा दो, आ जाएगा नंबर ऑफ गैमीट। ठीक है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जितने गैमीट बने हैं पेरेंट 1 के और पेरेंट 2 के, जैसे मैंने वहां पे नहीं बताया था कि भैया 4 तो आपके डाईहाइब्रिड में F1 के ये बने हैं गैमीट और 4 ये मेल फीमेल, तो क्रॉस करेंगे तो कितने आएगा, 16 आ गए। 16 ही अपने पास प्लांट बने थे, यानी कि तुम्हें नंबर ऑफ प्रोजेनी या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जब पता करने हो तो कितने गैमीट्स हैं। चलो कोई नहीं, मम्मी पापा ने 2 ही 2 गैमीट बनाए तो कितनी प्रोजेनी होगी, 4 हो गई। यही तो अपने पास F1 जनरेशन में था मोनोहाइब्रिड में, है ना। तो जितने नंबर ऑफ प्रोजेनी है वो तुम कैसे निकालोगे, कितने तुम्हारे पेरेंट्स ने गैमीट बनाए, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएंगे नंबर ऑफ प्रोजेनीज। ठीक है, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, भैया दो तुम कैरेक्टर ले रहे हो, ठीक है, दो कैरेक्टर ले रहे हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कलर और शेप, एक का कलर कुछ है एक की शेप कुछ है, तो ये कलर वाला अपने सिर्फ कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, शेप के साथ ये छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो कैरेक्टर्स भी एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे, इफेक्ट नहीं डाल रहे, है ना। दो पेयर ऑफ ट्रेट हैं हाइब्रिड के अंदर, सेग्रीगेशन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर अलग से होगा और एक दूसरे के अंदर इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि ये है, अब इसने गैमीट बनाया, ठीक है, तो 25% ऐसे बनेंगे, 25% ऐसे बनेंगे और 25% ऐसे और 25% छोटू वाले, 25% पूरे प्योर बड़े वाले, 25% पूरे प्योर छोटे वाले, एक में बड़ा वाला आर है एक में छोटा वाला आर है, तो ऐसे भी 25-25% इक्वेलिटी डज मैटर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है इक्वल इक्वल अपने प्रोड्यूस करेंगे, ना किसी का ऐसे 50% और ना किसी का 25%, ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जितने गैमीट्स बनेंगे उतने ही बनेंगे, प्रोबेबिलिटी सबकी सेम रहेगी। ठीक है, वही प्रोजेनी में होगा, प्रोजेनी भी उसके पास जो जीन है उसी का होगा। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या करता है कि जब मेंडल ने जब पब्लिश किया था अपना वर्क 1865 में, तो उसके जो काम है ना किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, 1900 तक बेचारे की डेथ भी हो गई, उसके काम को सराहना ही नहीं मिली। उस 1900 के बाद क्या आया भैया, 1900 से पहले क्या था, कम्युनिकेशन इजी नहीं थी, ठीक है, और ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, क्रोमोसोम वगैरह की स्टडी नहीं थी, तो बेचारे कैसे करते, उन्होंने जो अपना काम किया था वो पब्लिश कर, हुआ नहीं था उनका। ठीक है, उन्होंने अपना लिख के छोड़ दिया, क्योंकि उनके काम को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्या मैथ्स यूज कर रहा है, क्या स्टैट्स यूज कर रहा है, ये सब चीजें है ना, उनको नहीं समझ आ रहा था फैक्टर्स क्या है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर के उनको नहीं समझा किसी ने कि जो पेयर ऑफ एलील हैं वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेंड नहीं करते, यानी कि कंबाइन नहीं होते, ठीक है, ब्लेंड नहीं करते, तो उनके काम को सराहना नहीं दी गई। 1900 के बाद 3 साइंटिस्ट आए भाई, हेगोडी, वेरिस, कोरेंस और वॉन टेस्मा। उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मेंडल का रिजल्ट देखा, चलो जी रीडिस्कवर किया इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगह पे। ठीक है, एडवांस माइक्रोस्कोपी आ गई थी तब तक, क्रोमोसोम्स की स्टडी पता चल गई थी, क्रोमोसोम्स कैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, है ना।
क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, माइटोसिस और मियोसिस से क्रोमोसोम अलग अलग कैसे होते हैं, उनके अंदर जो जीन है क्रोमोसोम के अंदर उसका क्या अरेंजमेंट है, उसके कैसे एलील हैं, ये सब उन्होंने समझने की कोशिश करी। उसके बाद 1902 में क्या करा, सटन और बोवरी ने एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर वगैरह करेंगे ये काम, ठीक है। क्रोमोसोम्स का बिहेवियर पैरेलल चल रहा था जीन्स के साथ, चलो जी ठीक है। माइटोसिस इक्वल डिवीजन कर रहा था और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन कर रहा था, ये आपके पिछले चैप्टर का है, ऐसा मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे अलग अलग होते हैं, किसमें, पिछले वाले चैप्टर में। इससे पिछले नहीं, वो जो आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें बढ़िया से मैंने डायग्राम बना के समझाया हुआ है, तो ये नहीं समझाऊंगी मैं कि क्रोमोसोम कैसे अलग हुए। सटन और बोवरी ने क्या किया था, जो क्रोमोसोम पेयर है उसका सेपरेशन फैक्टर के पेयर से ही होता है, ठीक है। क्रोमोसोम पेयर है वो अलग अलग सेपरेट होंगे, तो उसके साथ साथ जो फैक्टर हैं, जीन है, जो जीन इनके ऊपर बैठे हैं उसका भी इक्वल अलग अलग पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। ये जीन इस के ऊपर जो एलील है उसका भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, जब गैमीट्स वगैरह बनेंगे तब। सटन ने क्या बताया था भैया, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन होता है प्लस मेंडेलियन प्रिंसिपल को लेके उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया, अपना क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन भी यूज करा और मेंडल का भी, और बोल दिया ये है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसलिए क्रोमोसोम पे बैठे हुए जीन ऐसे जब अलग होते हैं माइटोसिस और मियोसिस से, तब क्या गैमीट्स बनते हैं, तो उसने बता दिया भैया, उसको दे दिया उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसको क्रोमोसोम से जोड़ दिया क्योंकि तब तक क्रोमोसोम की स्टडी हो चुकी थी, ठीक है। अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर क्रोमोसोम एंड जीन्स क्या क्या है। देखो जी, पेयर में होते हैं, हाँ भाई क्रोमोसोम और जीन दोनों पेयर में होते हैं, ठीक है। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, जो एलील वगैरह हैं वो तभी होंगे। और सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन एंड अर्ली ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट, बस जस्ट गैमीट से ट्रांसफर होने से पहले ही अपने एलील अलग होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट करते हैं, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट करते हैं। एक पेयर अगर सेग्रीगेट हो गया तो इंडिपेंडेंट करता है दूसरे पेयर के ऊपर, कोई भी डिपेंड नहीं होता, मतलब जीन और क्रोमोसोम दोनों सेम सेम ही चीजें हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उस क्रोमोसोम को अलग होना है तो दूसरे वाले को भी अलग होना है, दूसरे वाले पेयर ऑफ एलील को अलग होना है तो उसको भी अलग होना है गैमीट फॉर्मेशन से पहले पहले, ठीक है। अब देखो ये मियोसिस 1 में एलील है, चलो जी देख लो, ये वाला एलील है, इसके ऊपर ये बड़ा वाला है, इसके ऊपर छोटा वाला है, इसके ऊपर बड़ा वाला वाई है, छोटा वाला वाई है। अब जब मियोसिस 2 हुआ, एनाफेज में अलग होने का टाइम हुआ, तो देखो जी यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब जर्म सेल में क्या क्या होगा, एक पे ये हो गया, दूसरे पे भी ये हो गया, और दो ये आर आर वाई, क्योंकि ये जो है ये अलग हो गए भाई, ठीक है। तो ये भी छोटा आर छोटा आर, ऐसे ही क्रोमोसोम्स पे बैठे हुए एलील कैसे डिफरेंट अलग हो देंगे, देखो जी ऐसे अलग हो जाते हैं। ये सब मैंने सेल साइकिल एंड डिवीजन में करवाया है, कुछ नहीं, बस ये जो क्रोमोसोम है ना इसके ऊपर आपके ये एलील लगा दिए हैं, बड़ा वाला एलील छोटा वाला एलील। अगर छोटे वाले एलील का पेयर है तो वो आगे जाके उसको अलग होना ही है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे आगे जाके, तो ये मैंने सेल साइकिल एंड डिवीजन में करवाया है। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या बोला था, थॉमस हंट मॉर्गन को आप बोलते हो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। किसको बोलते हो, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ नॉर्मल जेनेटिक्स के आपके मेंडल जी, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के कौन है, मॉर्गन। एक्सपेरिमेंट उन्होंने किसके ऊपर किया था, डोर्सोफिला के ऊपर किया था भाई, किसके ऊपर किया था, डोर्सोफिला के ऊपर किया था, फ्रूट फ्लाई है उसके ऊपर किया था। क्यों किया था, एक तो इसकी 15 दिन की लाइफ साइकिल होती है तुम्हारी फ्रूट फ्लाई की, और 15 दिन की, अब देखो जी मेंडल को 7 साल लगे बेचारे को, पहले प्योर वेराइटी बनाई, फिर जाके मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए, है ना, फिर जाके उनका रिजल्ट लिखा पनेट स्क्वायर में, तो बेचारे को 7 साल लगे। अब जो फ्रूट फ्लाई है उसको 15 दिन के अंदर ही तुम नया बना लोगे, उसकी बेचारे की 15 दिन के अंदर उसके बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद वो मर जाएगी। तो एक तो फ्रूट फ्लाई को लैब के अंदर प्रोड्यूस करना भी अच्छा है ना, और ऊपर से 15 दिन का ही काम है, और बहुत सारे बच्चे देती है एक बार में फ्रूट फ्लाई छोटे छोटे, है ना। अब क्या इजी है तो उन्होंने लैब के अंदर किया। सिंगल मेटिंग से बहुत सारी प्रोजेनी बन रही थी, और वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पहले ही बता चुकी है आपको, ठीक है। लाइफ साइकिल 2 वीक्स की होती है, क्लियर डिफरेंशिएशन होता है मेल और फिल्म, आराम से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये मेल फ्लाई है और ये फीमेल फ्लाई है, ठीक है। मेल का XX और मेल का फीमेल का YY, हेट्रोमॉर्फिक होती है फीमेल, ठीक है, ये याद रख लेना आप। लिंकेज और रिकम्बिनेशन भी इन्होंने बताया, क्या बताया भैया, लिंकेज यानी कि लिंक, अगर दो जीन पास पास हैं और एक दूसरे से लिंक कर रही है उसको हम बोलेंगे लिंकेज। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन ऑन ए क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है भैया,
इसके ऊपर जो जीन है वो बहुत ही पास पास है, लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, फिजिकल एसोसिएशन है, उसको बोलेंगे लिंकेज। रिकम्बिनेशन नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकम्बाइन होते हैं, पेरेंट से अलग होकर रिकम्बाइन होते हैं, दूर दूर होते हैं। दूर दूर कोई जीन होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, पास पास कोई जीन होगा तो फिजिकल एसोसिएशन ज्यादा होगा, है ना। तो चीजों का लेन देन ज्यादा होगा किसमें, फिजिकल एसोसिएशन में, पास पास होंगी। नॉन पेरेंटल जीन अलग अलग है, दूर दूर है, आराम से अपनी मर्जी से अपने अलग अलग सेपरेट होंगे, ठीक है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप क्या बोलता है, उसके साथ जो ग्रुप था उसका, वो क्या कहता, उन्होंने बोला टाइट जो लिंकेज होती ना उसमें लो रिकम्बिनेशन होता है। ऑब्वियसली दो जीन किसी क्रोमोजोम के ऊपर, है ना, पास पास प्रेजेंट है, तो टाइट लिंकेज कब होगी, जब लो रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन कब होता है, जब जीन दूर दूर हो। लो लिंकेज क्या होगी, लूज लिंकेज, यानी कि लिंकेज है ही नहीं, जल थोड़ी सी देर हुआ हट गया, रिकम्बाइन हो गए, डिस्टेंस बहुत दूर है ना, तो क्या होगा, हाई रिकम्बिनेशन होगा। डिस्टेंस ज्यादा दूर है तो रिकॉम्बिनेशन, पास है तो लिंकेज, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है ये कुछ ज्यादा वो नहीं है, इसमें तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि जो YW तुमने फिनोटाइप लिया है वो है रिसेसिव, और जो तुमने ये लिया ना प्लस प्लस वाला ये है डोमिनेंट। ये डोमिनेंट वाला आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और ये YW बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आई कलर, और दूसरा वाला जो तुमने क्रॉस लिया उनका क्या लिया, WM जो है वो आई कलर के लिए, प्लस वाला है वो विंग साइज के लिए है। तो इसमें क्या करा बच्चों, देखो ये दोनों येलो कलर के हैं, ये दोनों ब्लू कलर के हैं, ब्लू वाले पे प्लस प्लस है, इस पे प्लस नहीं है, तो एक तो ये वाला आ गया F1 में, और एक इसके वाला आ गया, एक छोटा भाई ये आ गया ऊपर वाला, और दोनों ऊपर वाले को ले आओ साथ F1 में, ये ले आओ, और नीचे वाले को इसमें ले आओ, हो गया। इसमें भी ऐसा ही, दोनों ऊपर वालों में से एक को ले लो, एक को इधर ले लो, ये आ गया वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, क्योंकि एक तो छुटकू वाला आ गया और एक डोमिनेट वाला आ गया प्लस वाला, ठीक है। अब देखो जी, आगे इसका क्रॉस करवा दिया तो दोनों ब्लू ब्लू वाले आ गए, एक में थोड़ा सा ब्लू एक में थोड़ा सा येलो, तो ये तो वाइल्ड टाइप नहीं है, ये तो हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है। अब देखो आगे जाके फिर से ये अलग हो गए, एक ब्लू और एक येलो। कुछ नहीं करना, बस इसमें तुम्हें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन याद रखना है कि कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन आ रहा है और कितने परसेंट लिंकेज आ रही है। जीन व्हाइट है और येलो जीन टाइटली लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड है यानी कि लिंकेज ज्यादा है, तो लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और दोनों पास पास है तो रिकॉम्बिनेशन ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। 1.3% रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो मैं क्वेश्चन दे दिया नीट में कि भाई टाइटली लिंक है कोई जीन, यहाँ पे तो जीन तुमने व्हाइट दे दिया, वो कोई और कलर दे देगा भैया, आई कलर दे देगा, हेयर कलर दे देगा, कुछ भी दे देगा, और पूछेगा भैया ये है तो टाइटली लिंक, अगर उसने इस वर्ड का यूज कर लिया तो तुम समझ जाना कि भैया वहां पे रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है, दूर दूर है वो, ठीक है। व्हाइट और मिनिएचर विंग 37.2% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी कि दूर दूर है तो इसलिए रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, टाइट लिंक यहाँ पे यूज नहीं हुआ, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, अब रिकॉम्बिनेशन मैंने बता दिया भैया, दूर दूर है, फिजिकल एसोसिएशन तो लिंकेज हो गया, रिकॉम्बिनेशन दूर दूर है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एल्फर्ड जी ने क्या बताया, बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम होता है, लेकिन डिस्टेंस मेजर करते हैं बिटवीन जीन्स के बीच में, डिस्टेंस मेजर दूर है। पोजीशन मैप कितने करते हैं हम, किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, भैया क्रोमोसोम के ऊपर तुम मैपिंग करते हो, बताते हो भैया कितनी दूर है तुम्हारे जीन्स, ठीक है। 1% अगर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा, 1 सेंटीमोर्गन, मतलब वो इतनी ही डिस्टेंस पे, अगर 37.2% है यानी कि वो ज्यादा दूर है, 37.2 सेंटीमोर्गन, ठीक है। मॉर्गन ची ने दिया था तो उसने डिस्टेंस का नाम अपने नाम पे रख दिया है सेंटी मॉर्गन, भैया डिस्टेंस कितनी, 37 सेंटीमॉर्गन, अगर वन है तो मतलब वहां पे लिंकेज ज्यादा है, थोड़ी डिस्टेंस है भाई, थोड़ी डिस्टेंस में क्या होगा, दो जीन पास पास होंगे भाई, छोटी सी 1 सेंटीमॉर्गन की डिफरेंस है बीच में दोनों में, है ना, तो ज्यादा लिंकेज होगी वहां पे, ओके। अब देखो लिंकेज, लिंकेज होता है बेटा फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकली लिंक कैसे है, डिस्टेंस ऑफ जीन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉसओवर के, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ जीन क्रॉसओवर को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज के, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ही लिंकेज कम होगा, जितनी लिंकेज ज्यादा होगी उतना ही डिस्टेंस कम होगा। इसके क्वेश्चन वैसे तो अभी आया नहीं है पर मैं करवाऊंगी, ठीक है, लेके आऊंगी आपके लिए नए क्वेश्चन, तो ये सब हम वहां करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है ये, ठीक है। और एकदम न्यूमेरिकल करोगे तो अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है।
क्रॉस ओवर वो होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होती है, तुमने पढ़ा हो ना उसने सेल साइकिल एंड डिवीजन में, माइटोसिस मियोसिस रिकम्बिनेशन कहाँ हो रहा है ना, चियाजमेटा कहाँ फॉर्म हो रही है, क्रॉसिंग ओवर वहां हो रहा था, क्रॉस ओवर हो रहा था, है ना, दो क्रोमोसोमल आर्म्स हैं, ऊपर से नीचे से टच हो रही थी, चियाजमेटा फॉर्म हो रहा था, वहां पे पढ़ाया था, ठीक है। अभी ये अच्छा, लिंकेज क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उससे तुम लिंकेज निकाल सकते हो, कैसे, जैसे कि 2n था अपने प्लांट, पी मटर वाले प्लांट में, तो वहां पे 14 ट्रेट थे, ठीक है। 2n अगर 8 था किसमें, ड्रोसोफिला में, लिंकेज ग्रुप ये बता दिया। अब 14 ट्रेट हैं तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए, 7 हो गए। डोर्सोफिला है उसके लिंकेज ग्रुप कितने हो गए, 4 हो गए। ट्रेट है उससे आधा कर दो तुम लिंकेज ग्रुप को, पेयर, ठीक है। अब जो ह्यूमंस हैं उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं, सॉरी ये क्रोमोसोम्स है, सॉरी सॉरी, जो मटर है उसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए, 7 हो गए, क्योंकि दो क्रोमोसोम एक साथ आएंगे ना तो लिंक हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। डोर्सोफिला में 8 क्रोमोसोम है तो वो 4 लिंकेज ग्रुप बनाएगा। ह्यूमंस में है तो 46, तो वो तो 23 बनाने चाहिए ना। चलो 23 कैसे बनाएगा, देखो भाई 46 है तो फीमेल तो भैया XX है, वो तो लिंक हो जाएंगे आराम से, दोनों एक पेयर बन गया। तो फीमेल्स में तो 22 प्लस XX तो 23 ही लिंकेज ग्रुप हुए, लेकिन जो मेल्स होता है उसमें 24 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। कैसे हुए भैया, वाई का अलग और एक्स का अलग, क्योंकि इसके पास सेम सेम नहीं है ना, तो सेम सेम काउंट नहीं होगा ये। तो मेल के अंदर लिंकेज ग्रुप पूछे तो कितने हो गए बेटा, 24, फीमेल के अंदर पूछे तो 23, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉली की यानी कि बहुत सारे क्या, बहुत सारे जीन, पॉलीजेनिक, बहुत सारे जीन एक ही फिनोटाइप को पे लगे पड़े हैं। कहते हैं हम सारे जीनोटाइप मिलके, हम सारे जीन मिलके एक फिनोटाइप करेंगे, हम डिसाइड करेंगे तुम्हारी जो कलर है फेस का वो कैसा होगा, वो होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मैनी जीन्स कंट्रोल करते हैं एक ट्रेट को, डिपेंड करता है वो ट्रेट कुछ भी हो सकता है, आपका फेस का कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, पॉलीजेनिक ट्रेट है। स्किन कलर तो तुम आराम से पता चल जाएगा भाई, कश्मीर वगैरह में उधर भैया धूप वूप कम निकलती है, ठंड ज्यादा होगी, ठीक है, कुछ भी। और वहां पे लोग ज्यादा गोरे होते हैं, साउथ में इधर बहुत ह्यूमिडिटी है उधर, है ना, चेन्नई साइड जो भी है, उधर क्या होगा, क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, सन बहुत टाइम तक रहेगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के साथ एनवायरमेंटल फैक्टर भी काम करते हैं, ठीक है, कि जो स्किन कलर है वो भाई डार्क होगा कि ब्राउन होगा, है ना, कि भाई बिल्कुल गोरा चिट्टा आदमी होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किससे मिला हुआ होता है, एनवायरमेंट से। ये डिपेंड करता है कि तुम रहते कहाँ पे हो, ठीक है। तो ह्यूमन हाइट और ह्यूमन कलर, इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन, बहुत सारे जीन का इफेक्ट तुम ऐड कर दो भाई, हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, हर एक एलील का क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, हर एक एलील का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कोई एलील ऐसे नहीं बोलेगा तुम 3 कर लो, मैं नहीं करूंगा, आलसी हूं मैं, अपना इफेक्ट नहीं दिखाऊंगा, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। अब आती है प्लियोट्रोपी। पॉलीजेनिक और प्लियोट्रोपी पे डिफरेंस क्या है बेटा, एक सिंगल जीन है वो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रहा है। पॉलीजीन में तो क्या था, पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन एक फिनोटाइप, यहाँ पे एक सिंगल जीन बहुत सारे फिनोटाइप, यानी कि एक जीन बहुत सारे जीनोटाइप के ऊपर भारी पड़ गया। देखो चलो, फिनाइल कीटोयूरिया एक सिंगल जीन म्यूटेशन है, ठीक है। अब प्लियोट्रोपी यानी कि एक जीन बहुत सारे फिनोटाइप के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, जैसे कि एग्जांपल मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे प्रोटीन शुगर कार्बोहाइड्रेट इसका डाइजेशन वगैरह करवाएंगे, फिर एनर्जी बनाएंगे, ये सब तो उनके डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप हो गए हर एक सेल के ऊपर, ठीक है। फिनाइल कीटोयूरिया एक सिंगल जीन का म्यूटेशन है और इफेक्ट बहुत सारा डालता है, मतलब प्लियोट्रोपिक एग्जाम्पल है। एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होगा और उससे भैया नित नई वो बीमारियां होंगी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इस पार्ट पे कोई अलग इफेक्ट हो रहा है, इस पार्ट पे कोई अलग इफेक्ट हो रहा है, एक ही जीन के म्यूटेशन से इतनी बड़ी तबाही मच गई मतलब, ठीक है। तो वो प्लियोट्रोफी पी फॉर फिनाइल कीटोयूरिया। काम किसका है, सिर्फ एक जीन, एक जो सिंगल जीन है उसमें दिक्कत हो गई, एक इवन एक सिंगल जीन में दिक्कत हो गई तो फिर क्या, देखो अब आगे चल के म्यूटेशन हो गया किसमें, सिर्फ एक जीन में, कौन भैया, जो बढ़िया एंजाइम था ना, जो बहुत ही जरूरी था, उसके अंदर हो गया क्या, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज, ये है आपके एंजाइम का नाम, इसके अंदर प्रॉब्लम हो गई। अब देखो ये क्या करेगा बच्चे के अंदर जाके, मेंटल रिटार्डेशन कर देगा बच्चे की, स्किन पिगमेंटेशन कर देगा, रिडक्शन इन हेयर कर देगा,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या एक एंजाइम नहीं बना, उसी से इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। किसकी वजह से? एक जीन म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, हैंकिंग से। सबको पता होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 1891 में दिया था इन्होंने। ठीक है, हैंकिंग ने। मेल हेट्रोगेमिटी होती है अपने अंदर। ठीक है, फीमेल भैया होमो होती है, एक्स एक्स। और ये फीमेल, मेल हेट्रोगेमिटी मतलब जैसे कि जो आप ह्यूमंस में देखते हो एक्स वाई होता है अंदर से। ठीक है, और एक्स एक्स कौन होती है? फीमेल होती है। वैसे ही ग्रास ऊपर भैया इंसेक्ट। अब अच्छा, नेट में क्वेश्चन पूछ ले कि भैया जो इंसेक्ट है, ग्रास ऊपर इंसेक्ट में आती है, उसका बताओ क्या है, क्या अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो जो ये मेल है ये हेट्रोगेमेटिक होता है, मतलब एक ही एक्स है, दूसरे वाला तो है ही नहीं, गायब है ये। ठीक है, फीमेल डबल एक्स होती है। ठीक है, तो मेल हेट्रोगेमेटिक किसके अंदर आता है? ग्रास ऊपर के अंदर। आपका तो आपको याद ही रहेगा, और ये कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हारे नीट में एक्स वाई का। ठीक है, फीमेल हेट्रोगेमिटी कहाँ होती है भैया? ऐसा भी होता है क्या फीमेल हेट्रोगेमिटी होती है? हाँ होती है, बर्ड्स और बटरफ्लाईज के अंदर, बीवी के अंदर होती है। बीवी से याद रख लेना अपना। ठीक है, बटरफ्लाईज का क्या जीनोटाइप होता है भैया? जड़ और ओ। और मेल होता है भैया जड़ जड़। ठीक है, बर्ड्स में देखो जी, जो फीमेल है उसका देखो जीनोटाइप जड़ डब्लू, है ना। मेल बेचारा अपना एक जैसा ही है, होमो है। तो ये याद रखना है कि किसका जीनोटाइप क्या होता है। फीमेल हेट्रोगेमिटी में क्या क्या आएगा? बर्ड्स और आपकी बटरफ्लाईज। मेल है हेट्रोगेमिटी में बस आप इंसेक्ट याद रख लेना, आप खुद का तो अपना भूलोगे नहीं। ठीक है, फीमेल हेट्रोगेमिटी याद रख लेना, बर्ड्स और बटरफ्लाईज। इंसेक्ट में ग्रास ऊपर पूछ लिया तो मेल हेट्रोगेमिटी। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। भैया हनी बी का बताओ, तुम छोड़ो और किसी का, तुम बताओ हनी बी का। चलो भाई, हनी बी बड़ी अलग होती है भैया, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हो सकता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब देखो जो फीमेल होती है वो तो होती है डिप्लॉइड, फीमेल पावरफुल होती है। ठीक है, मेल बेचारा हैप्लॉइड होता है, नहीं सुनता उसकी कोई। ठीक है, फीमेल क्या बनाती है? मियोसिस से 16 कर देती है, क्योंकि आगे जाके बेचारा मेल 16 है, तो ऐसे तो 16 पता नहीं कितने हो जाएंगे, तो उसको 32 ही बनाने हैं ना। तो 32 जब होंगे तब बनेगी फीमेल। यानी कि अगर जो फीमेल है वो 16 बना रही है और उसने मेल वाले से 16 ले लिए, ठीक है, तो फीमेल बनेगी 32। अगर सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, किसके अंदर? हनी बी के अंदर, कि वो अपना बेटा खुद ही बना लेती है, उसको अपने उसके जो पार्टनर है मेल की उसकी जरूरत ही नहीं है। अपना जो बच्चा होता है, बेबी बॉय जो होता है हनी बी का, वो खुद ही बना लेती है, उसको जरूरत नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, खुद बना लेगी, उसको मेल की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मेल के अंदर 16 ही होने चाहिए हैप्लॉइड। ठीक है, वो अपना 16 अपना क्रोमोजोम अलग ही बना लेगी, गैमीट्स। ठीक है, अब देखो पता चल गया कि फीमेल अपना बेबी बॉय अलग से बना लेगी। जरूरत उसको 32 की कब पड़ेगी भाई? जब होगा उसका मेल पार्टनर, तभी वो अपनी बेबी गर्ल बना पाएगी। ठीक है, हो गया फीमेल 32। मियोसिस से होगा, मियोसिस से ही तो होता है हाफ रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस से तो यू का यू बनता है, 16 के 16 बन गए। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में गलत दिखा हुआ है, यहाँ पे इसको एक इधर से ऐसे 16 लेके आना था, क्रॉस दिखाना था अलग से कि लो भाई बन गए 32। ठीक है, तो हनी बी में हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिटर्मिनेशन होता है। देखो जी, ये हो गया आपका मेल। अबे कहाँ गया, रुको, सॉरी सॉरी, ये है आपका मेल, ये है मेल। मेल के पास 16 है। ठीक है, बेचारा हैप्लॉइड है। फीमेल बड़ी डिप्लॉइड है, 16 एग है उसके पास। अगर दोनों ने 16 दिए तो फ्यूजन हो गया, बनाएगा क्या? फीमेल बनेगी, फीमेल हनी भी बनेगी भैया, फीमेल गर्ल बनेगी। ठीक है, क्वीन और वर्कर हो सकती है, उनके पास 32 होते हैं। क्वीन हो चाहे वर्कर हो चाहे फीमेल हो, वो होगा। फीमेल का नाम क्या होता है हनीबी में? क्वीन और वर्कर, है ना। एक तो भैया क्वीन होती है और एक होती है वर्कर, जो उसके नीचे काम करती हैं, वो दोनों क्या होती है? 32 होती है। ठीक है, अब देखो, अब मान लिया भाई मेल नहीं है हनीबी के पास, उसको अकेले बनाना है। ठीक है, अपना बच्चा बना देगी मेल ड्रोन। मेल को क्या बोलोगे? ड्रोन। ड्रोन क्या होता है? हैप्लॉइड। अब क्वेश्चन आ गया नीट में, बताओ क्वीन हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होती है? तुम क्या कहोगे? डिप्लॉइड होती है। बताओ वर्कर हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होती है? भाई डिप्लॉइड होती है। बताओ गेमीट्स का क्या अरेंजमेंट होता है? 32 होते हैं, 16 होते हैं, क्या होता है? फीमेल में से 32 होते हैं। बताओ ड्रोन का क्या अरेंजमेंट है भैया? हैप्लॉइड है और है हमारे पास 16। ठीक है,
म्यूटेशन कैसे होता है भैया? म्यूटेशन यानी कि आपका जो डीएनए है ना उसमें सडन चेंज हो गया उसमें डीएनए की सीक्वेंस में ही चेंज हो गया, इसीलिए तो बोलते हैं स्मोकिंग कम करो, अल्कोहल कम करो। तो उससे क्या होता है, डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। अब म्यूटेशन हो गया डीएनए में तो गैमीट्स ढंग से नहीं बनेंगे। और फीमेल वाली बेशक से ड्रिंक कर रही हो, नहीं कर रही हो, स्मोक कर रही हो, नहीं कर रही हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होगा, डीएनए में तो म्यूटेशन हो चुका। अब दोनों का गैमीट्स चाहिए ना। चलो इस वाले ने स्मोकिंग की है, इसके म्यूटेशन है डीएनए में, तो दोनों का फ्यूजन होगा तो म्यूटेशन तो होगा ही। तो उससे क्या होगा, मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होंगे, जो चाइल्ड है उसमें एबनॉर्मलिटीज ज्यादा होंगी, तो ये सब होता है। तो सडन चेंज हो गया डीएनए की सीक्वेंस में, सीक्वेंस चेंज हो गई बेचारे डीएनए में, तुमने गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो मिसकैरेज होगा या फिर एबनॉर्मलिटीज होंगी। म्यूटेशन क्या होता है, ऐसे एजेंट जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। अगले वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी ये सब, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, एक छोटे से पॉइंट पे डीएनए में चेंज होगी। ठीक है, म्यूटेशन एजेंट होते हैं यूवी रेडिएशन वगैरह। ठीक है, इसलिए तो तुम सनस्क्रीन वगैरह लगा के जाते हो, एक तो तुम्हें पिगमेंटेशन ना हो, ऊपर से तुम्हें यूवी रेज हार्म ना करे, तुम्हें स्किन कैंसर ना हो, ये सब है ना। तो स्किन यूवी जो रेज होती है वो जो आपकी जो स्किन होती है उसके अंदर म्यूटेशन कॉज करती है और उससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस, इसके भी क्वेश्चन मैं उसमें करूंगी पीवाईक्यूज में। मेल को तुम ऐसे दिखाते हो, फीमेल को तुम ऐसे दिखाते हो। अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसको गोले के अंदर रंग भरा हुआ होगा, ब्लैक होगा या फिर रेड होगा। अफेक्टेड है मेल तो ये ऐसा होगा। अनअफेक्टेड सेक्स है लेकिन उसके अंदर बीमारी है, वो ऐसे होगा। ठीक है, मेटिंग करवा दोगे तो सिंगल, ऐसे भैया दूर दूर की मीटिंग है तो सिंगल। क्लोज रिलेटिव्स में मीटिंग भैया डबल लाइन, कुछ ज्यादा ही पास है। ठीक है, कॉन्सेजुनियस मेटिंग होती है इसमें। ठीक है, ऑटोसोमल डिजीज क्या होती है भैया, अगर सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर डिजीज है तो सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर जो एबनॉर्मलिटी फॉर्म हो रही है, जो एबनॉर्मलिटी है बच्चे में, वो सेक्स लिंक क्रोमोसोम से लिंक है, एक्स लिंक है, तो उसको हम तुम सेक्स डिजीज बोल दोगे, सेक्स लिंक या एक्स लिंक डिजीज बोल दोगे। ठीक है, ऑटोसोम से रिलेटेड है, बचे हुए जो 22 पेयर ऑफ तुम्हारे जीन हैं, क्रोमोसोम है, उसमें अगर कोई गड़बड़ है, ठीक है, और वो तुम्हारे सेक्स लिंक से कनेक्ट नहीं है, एक्स एक्स से एक्स वाई से, तो उसको बोलोगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर किससे तुम पता कर सकते हो भैया, पेडिग्री एनालिसिस से। ऑटोसोम हो चाहे सेक्स लिंक्ड हो, दोनों पता कर सकते हो पेडिग्री एनालिसिस से। इसलिए मैरिज करने से पहले तुम्हें अपना पेडिग्री एनालिसिस करवा लेना चाहिए। ठीक है, इंडिया में बहुत कम करवाते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो क्या होगा, स्किप नहीं होगी भैया जनरेशन, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसकी मम्मी में है तो इसके बच्चों में हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी है, इसकी जो फीमेल बच्ची है उसके में भी हो गया, अब उसके बच्चे हैं तो उसमें भी होगी, मतलब हर जनरेशन में प्रेजेंट है। डोमिनेंट तो क्या होगा, डोमिनेंट भैया चाहिए तो ये ऑटोजोम हो चाहिए ये हो। ठीक है, अब ये अगर जाएगा तो अपने अलग वाले आगे वाली जो जनरेशन उसमें बीमारी कोस करेगा। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, चलो भाई ये अनअफेक्टेड है लेकिन अगले वाली जनरेशन में अफेक्टेड हो गया, ये क्या चमत्कार हो गया, मतलब पापा मम्मी को कोई डिजीज ही नहीं है, आगे वाले बच्चों को डिजीज हो गई, कैसे हो गई। रिसेसिव को तुम्हें पता है चुप करवा देते हैं बीच में, तो वो तो अपनी वाली अगली वाली जनरेशन में काम करता है जब उसकी चलती है। देखो जी, चलो ये जो पेरेंट्स है इनका जीनोटाइप कैसा था, देखो मैं बताती हूँ। ये जो पेरेंट्स है बेटे, इनका जीनोटाइप ये होगा। ठीक है, अब ये चुपचाप बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि ये कैरियर की फॉर्म में, आगे जाके जब इनके दोनों सेम सेम ए मिलेंगे तो ये अपनी बीमारी कोस कर देंगे। ठीक है, तो जब स्किप ऑफ जनरेशन हो रहा है मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अनअफेक्टेड है, लेकिन चमत्कार अगली जनरेशन में हो गया, जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड हो गए। तो सबसे बढ़िया काम क्या है रिसेसिव वाली डिसऑर्डर का, चाहे वो एक्स लिंक्ड हो चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो, वहां पे स्किप हो सकती है जनरेशन। ठीक है, पेरेंट्स अनअफेक्टेड होंगे और चाइल्ड अफेक्टेड होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट में पेरेंट्स भी अफेक्टेड होंगे और चाइल्ड भी अफेक्टेड होगा। इसके क्वेश्चन दो ही आए आज तक, मैं वो तुम्हें बता दूं। ठीक है, किसमें क्वेश्चन करवाऊंगी अलग से, किसमें पीवाईक्यूज की फॉर्म में करवाऊंगी। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट का, सॉरी ये इसका क्वेश्चन नहीं आया हुआ, इसका आया हुआ है ऑटोसोमल रिसेसिव का, कि भाई सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है, ऑटोसोमल रिसेसिव का। थैलेसीमिया किसका एग्जांपल है, ऑटोसोमल रिसेसिव का। फिनाइल कीटोयूरिया किसका एग्जांपल है, ऑटोसोमल रिसेसिव का। ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या एग्जांपल है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी किसका एग्जांपल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है। ये क्वेश्चन नहीं आया है तो इसको तुम देख लो, आ जाएगा नहीं आया है तो। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत ही कम होते हैं, रीफ्रेम ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आता है फिनाइल कीटोयूरिया। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज में तुमने
म्यूटेशन करवा दी बेचारे जीन के अंदर, जो जीन एंजाइम बना रहा था। अब देखो देखो ये जीन है, ठीक है, ये जीन है, इसके अंदर डीएनए होगा, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, एंजाइम, ये सब बनेगा, क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन का बना हुआ होता है ना। भाई ये ढंग से काम नहीं करेगा तुम्हारे जीन, तो तुम्हारे प्रोटीन एंजाइम ढंग से बनेंगे कैसे, ये बताओ तुम। फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर जीन म्यूटेट हो गया तो कोई एंजाइम ही नहीं आएगा। ये जो फिनाइल एलेनिन है, हाइड्रोक्सीलेज है, ये फिनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड होता है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जीन को म्यूटेट कर दो तो एंजाइम ये वाला बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो बहुत सारा तुम्हारे पास फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो जाएगा सेल में। एंजाइम ही जो है वो कन्वर्ट जिसको करना है टायरोसिन के अंदर, वो है ही नहीं, बना ही नहीं वो, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो जाएगा किसके अंदर, सेल के अंदर, और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी बच्चे के अंदर, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर है कि कौन सा है, रिसेसिव है भैया। जो पहले जो अपनी आरबीसी है वो ऐसी थी, लेकिन जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, अब सिकल सेल बन गई बेचारी आरबीसी। अब देखो कैसे काम करेगी। सिंगल पेयर ऑफ जीन है, कैसे होगा, आ ही नहीं रहे हैं, चलो ठीक है यही ऐसे पढ़ लो। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, सिंगल पेयर ऑफ जीन क्या होगा, एक HbA और HbS, तब तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर दोनों के अंदर HbA और HbS है फिनोटाइप के अंदर तो ये होगा, नॉर्मल होगा। अगर प्रॉब्लम कब होगी, जब दोनों HbS आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, तब प्रॉब्लम होगी, तब सिकल सेल एनीमिया आएगा, ठीक है। अब इसमें कैसे म्यूटेशन होता है, जो गैग है, जो गैग वाला कोडन है ग्लूटामेट से वेलिन में कन्वर्ट होता है, ये आएगा आपके मोलिकुलर बायोलॉजी में, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, जहां पे तुम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब पढ़ोगे, वहां पे रेप्लिकेशन, वहां पे आएगा ये कोडोन वाली चीज। पर यहाँ पे तुम सिर्फ ये कर लो कि जो ए की जगह है ना, यू वाला आ जाता है, ठीक है, गैग की जगह जीयूजी बन जाता है, ग्लूटामेट वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है, म्यूटेट हो जाती है जीन, गैग को जीयूजी में कन्वर्ट कर देती है, उसकी वजह से अपनी आरबीसी की शेप ही चेंज हो जाती है बेचारी की, ठीक है। और ये क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटी खराब कर देगा अपनी आरबीसी की, गोल है उसको ऐसे बना देगा, सिकल सेप कर देगा, ठीक है। थैलेसीमिया क्या होता है, ये भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, रिसेसिव वाला। ये होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी को खराब कर देगा, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी को खराब कर देगा। अब देखा कैसे करेगा, ग्लोबिन चेन होती है आपके हीमोग्लोबिन में, अल्फा चेन होती है और बीटा चेन होती है, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, जब क्रोमोसोमल 16 के ऊपर गड़बड़ हो जाती है, क्या HbA1 और HbA2 इसका जीन होता है, अल्फा चेन एब्सेंट होती है, या तो बनती ही नहीं है, या बनेगी तो खराब बनेगी, मतलब या तो बिल्कुल ना के बराबर बनेगी या फिर बनेगी ही नहीं। अब अल्फा चेन का काम कौन संभालेगा, कोई नहीं संभालेगा, हो जाएगा उसके अंदर डिसऑर्डर। क्रोमोसोम 17 बीटा थैलेसीमिया को बोलते हैं, उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो गई तो HBB जीन होता है इसका सिर्फ, और ये जीन याद करना है कि 16 A1 और A2 और 17 वाला जीन क्या है, HBB बड़ा वाला बी, इसके अंदर बीटा चेन के अंदर ही क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया है तो बीटा चेन के ऊपर ही क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया नाम रखा है तो बीटा चेन में ही तो गड़बड़ होगी, तो बीटा चेन या तो बनेगी नहीं या फिर बहुत कम बनेगी, अल्फा चेन प्रेसिपिटेट हो जाएगी, खुद को ऐसे सिकोड़ लेगी, ठीक है, आरबीसी रप्चर भी हो सकती है, ठीक है। तो थैलेसीमिया कब होता है, सॉरी सॉरी पेन नीचे गिर गया, थैलेसीमिया कब होता है, जब अपनी जो चेन है वो ढंग से नहीं बनती, या तो अल्फा चेन ढंग से नहीं बनेगी या फिर बीटा चेन ढंग से नहीं बनेगी। कलर ब्लाइंडनेस, भैया कलर के अंदर गड़बड़ हो गई, कलर वाले जीन गड़बड़ हो गया। आइकॉन सेल जो है वो पिगमेंटेड होती है, ठीक है, आइकॉन सेल के अंदर क्या होगा, कुछ डिस्टरबेंस हो गई, कम ढंग से काम नहीं करी तो पिगमेंट बना देती है जगह 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 आई के अंदर, तो उसको पिगमेंट कलर ब्लाइंडनेस बोलोगे तुम, ठीक है। मेल के अंदर 8% होता है, फीमेल के अंदर बहुत ही कम होता है, 0.4% होता है बच्चों, क्या 0.4% होता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मेल के अंदर 8% चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के, और फीमेल के अंदर 0.4%, ये याद रखना है बस। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है भैया, क्रोमोसोम या तो एब्सेंट है, या क्रोमोसोम ज्यादा कॉपी हो गया, या क्रोमोसोम के अंदर अरेंजमेंट है वो ढंग से नहीं हुई, इसलिए डिसऑर्डर आ गया बच्चे में। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, गेन और लॉस, या तो गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी यानी कि जब वो अलग हो रहा है क्रोमोसोम, माइटोसिस और मियोसिस से, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस होगी, साइटोकाइनेसिस फेल होगी, कुछ भी, ये ज्यादातर होता है प्लांट्स में। पॉलीप्लॉइडी ज्यादातर किस में होती है, प्लांट्स में होती है। डाउन सिंड्रोम
भैया ये याद रख लेना आप, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम की अगर होती है, क्रोमोसोम है, देखो जी ये है क्रोमोसोम आपका, ठीक है, इसकी ट्राइसोमी होगी, कौन से वाले की, 21 वाले की होगी। 21 वाले क्रोमोसोम ने अपनी 3 कॉपी बना ली, बनानी थी तो चली गई बेचारे के अंदर 3, ठीक है, बच्चे के अंदर, तो उसका जो फेस है वो ब्रॉड हो जाएगा, उसकी जो वॉइस है वो अलग हो जाएगी, है ना, हेड जो उसका फ्लैट हो जाएगा, ये सारे इसके तुम याद रख लेना, ठीक है। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ये याद रखना है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है भैया, देखो जी एक्स एक्स ने डुप्लीकेट कर दिया, वाई वाला क्रोमोसोम भी आया और डबल एक्स ने अपना डुप्लीकेशन कर लिया, करियोटाइप ऑफ 47th क्रोमोसोम, ठीक है। एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एडिशनल कॉपी होगी तो उसमें क्या हो गया, मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो सकता है, फीमेनाइन डेवलपमेंट, मतलब आधा मेल आधा फीमेल जैसी काम हो सकती है उसके, मेल मेल अगर बनेगा, क्योंकि वाई वाला क्रोमोसोम तो मेल के ही रिस्पॉन्सिबल है ना, पर एक और एक्स आ गया, मेल जो बनेगा बेचारा स्ट्राइल होगा, क्योंकि उसके अंदर आधे फीमेल की क्वालिटीज भी आएंगी, ब्रेस्ट डेवलप भी हो जाएगी उसके अंदर, तो मेल बने तो गा लेकिन मेल स्ट्राइल होगा, फर्टाइल नहीं होगा। टर्नर सिंड्रोम, भाई एक एक्स वाई तो गायब ही है, पता ही नहीं है भैया, एक एक्स गायब है, 1 एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट। क्लाइनफेल्टर बड़ा नाम है तो एक एक्स ज्यादा आ जाएगा, टर्नर सिंड्रोम में एक्स है ही नहीं, फीमेल स्ट्राइल होगी, ठीक है, क्या होगी, फीमेल स्ट्राइल होगी, वहां पे मेल स्ट्राइल था, क्योंकि एक्स एक्स वाई था, उसके पास वाई था, इसलिए उसको तुम मेल स्ट्राइल बोल दोगे, इसको तुम फीमेल स्ट्राइल बोल दोगे, ठीक है। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, जो फीमेल होगी उसके अंदर जो उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट है और ये सब है, ये सब कम कम होगा उसके अंदर, ठीक है, तो होता है टर्नर सिंड्रोम। बस टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये मैच द फॉलोइंग या कहीं ना कहीं में आ ही जाएगा, या फिर डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया बताओ कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे, कितने टाइप की प्रोजेनी बनेगी, ये सब क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी आपके पीवाईक्यू सेशन में या अलग से, ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगी कि माँ का फिनोटाइप क्या है, ब्लड ग्रुप, और जो पापा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और बच्चा जो होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सब क्वेश्चन मैं खुद बना के लेके आऊंगी कि फादर का ये ब्लड ग्रुप है, मदर का ये ब्लड ग्रुप है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है। चलो जी, थैंक यू।